हेलो एवरीवन, मॉडर्न फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आज हमारा है वो है एडिशन ऑफ एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, आज हम ऐसे वेक्टर्स का एडिशन करेंगे जो कि एक ही प्लेन में स्थित हैं। ठीक है, उसमें उनके नंबर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, बट सारे वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, तो अगर सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में हों और वो सारे वेक्टर्स अगर जो एंगल बनाए वो 2 पाई बाई n हो, तो उन सारे वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम n वेक्टर्स को कंसीडर करें तो n वेक्टर्स हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि सपोज हमारे पास आज 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, एक वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है। ठीक है, 3 वेक्टर कंसीडर कर लिए मैंने, ए बी एंड सी। ठीक है, अगर पूरे सर्कल की बात करें, अगर ये पूरा इसको क्लोज बात करें तो 360 डिग्री बनाता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ जो वेक्टर्स हैं वो n है, तो n नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और सारे जो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसमें एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल को हम डिफाइन करते हैं 2 पाई बाई n से। ठीक है, तो 2 पाई बाई n। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं? 3 है नंबर ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब 2 पाई बाई 3, दैट मीन्स 2 इंटू 180 इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स 360 बाई 3, दैट मीन्स 120 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 120 डिग्री का कोण इन बनेगा। देखिए, ये भी 120 डिग्री का है, ये भी 120 का है और ये भी 120 का है। ठीक है, अगर इस तरीके से वेक्टर का फॉर्मेशन हो कि सभी वेक्टर जो हो उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और अगर उनके बीच में 2 पाई बाई n अगर एंगल बन रहा हो, तो वहाँ पर जो वेक्टर का एडिशन होता है वो 0 होता है। यानी हम लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम n नंबर ऑफ वेक्टर्स की अगर संख्या 5 ले लें तो हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, अगर हम ये वेक्टर्स को नाम दे दें, जैसे ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है। ठीक है, अब यहाँ पर वेक्टर्स की संख्या कितनी है? यहाँ पर वेक्टर्स की संख्या 5 है। अगर वेक्टर की संख्या 5 है तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो हम 2 पाई बाई n से निकालेंगे, तो 2 पाई बाई n यानी 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 72 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार 72 डिग्री, 72 यानी 72 डिग्री के एंगल आप यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ठीक है, सारे एंगल कैसे बनेंगे? 72 डिग्री के बनेंगे, और सारे एंगल अगर 72 डिग्री के बनेंगे तो यहाँ पर जो एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर, e वेक्टर इक्वल्स टू 0। ओके, हम इस तरीके से वेक्टर के एडिशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम पहला पॉइंट्स हमारा ये कहता है कि जो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, अगर हम 2 वेक्टर्स ले लें, जैसे कंसीडर कर लें ये मेरे पास 2 पेन है, तो कोप्लेनर का मतलब ये है कि ये इसी एक प्लेन में होगा, ये एक प्लेन है और इसी प्लेन में ये दूसरा है, इसी प्लेन में एक तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे वेक्टर्स को हम एक ही प्लेन में अगर अरेंज करेंगे और उनके बीच का जो एंगल है वो 2 पाई बाई n को फॉलो करता है, तो उन सारे वेक्टर्स का एडिशन जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो आज हमने इसका एक पहला टॉपिक, एक पहला पॉइंट ये डिस्कस किया। इसका एक दूसरा पॉइंट अगर आता है कि अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, अगर कोप्लेनर्स वेक्टर हैं तो हम इन वेक्टर को भी एक क्लोज पॉलीगन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज हम इन वेक्टर्स को कैसे एक क्लोज पॉलीगन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट, आज हम इनको एक क्लोज पॉलीगन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मैं 3 ही ले लेता हूँ, जैसे पहले मैंने लिए थे यहाँ पर 3 वेक्टर्स, एक वेक्टर्स ये, 2 वेक्टर्स ये और तीसरा वेक्टर ये। अगर ये a है, ये b है और ये c है, इनके बीच 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल
ये वेक्टर जो हैं जो कि एक ही प्लेन में स्थित हैं, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे। देखते हैं कैसे एक रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे। तो सबसे पहले ए वेक्टर है, तो मैंने एक ए लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसके बाद बी वेक्टर है, बी वेक्टर आप देख रहे हैं वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से हमने ये बी वेक्टर इधर लेके आ गए। जैसे ये सिंबल ऐसा है, ऐसे हमने इसको यहाँ पर ले लिया। ये तीसरा सी वेक्टर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या दिख गया कि ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया। तो आप देख सकते हैं ये भी कैसा है, रेगुलर पॉलीगन बन गया। यानी दूसरा जो इसका यूजेस है कि आप किसी भी अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो आप उनको एक रेगुलर पॉलीगन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है, वो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इन वेक्टर्स में से मैं किसी को एक को रिमूव कर दूं, अगर मैं इन वेक्टर्स में से किसी एक को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा। जब आपको पता है ये 3 वेक्टर्स हैं और इन वेक्टर्स का अगर मैं रिजल्टेंट लिखता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब मैंने इसमें से एक रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर मैंने इसमें से एक रिमूव कर दिया तो मैं यहाँ से क्या आंसर निकाल सकता हूँ, यहाँ से एक को रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं एक को रिमूव कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने एक को रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर मैंने इस a को रिमूव कर दिया दैट मीन्स a इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, a इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यानी a इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू 0। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b वेक्टर एंड c वेक्टर, इसके वैल्यू क्या होगी। तो b वेक्टर और c वेक्टर की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, इस इक्वेशन से अगर हम निकालें तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का a वेक्टर, यानी द वैल्यू ऑफ दिस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का a वेक्टर।